अच्छा हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, याद रख लीजिए। ये उन तमाम एस्पिरेंट ने जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर 292 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और आई एश्योर यू, ये रूल्स 292 रूल्स टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड। अगर इन रूल की आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे, आई एश्योर यू कि आपकी जो राइटिंग होंगे दैट दैट विल बी इंशाल्लाह फ्लॉलेस। और इसमें सी एस एस पास पेपर के रेफरेंस भी आपको आएंगे, और एफ पी एस टी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे वो सारे भी इंशाल्लाह वी विल कवर। ठीक है, और ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम क्या क्या चीजें इंशाल्लाह कवर करेंगे इस सेशन में। लेट मी शो यू। देख लीजिए यहाँ पे पूरा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सेंटेंस से लेकर, यानी ये एक के बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आपको इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग टाइप ऑफ सेंटेंस फिर अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड और इसी के सब रूल, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारे इसी तरह रूल 13 हो गए, रूल 14 हो गए। तो वी आर गोइंग टू कवर मेनी डायमेंशन। आप देख लो, ये सारे ऑनलाइन हम कवर करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या है इसमें, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इससे रिलेटेड क्या रूल्स है। सो ये बहुत ही कंप्रहेंसिव तरीके से हम चीजें कवर करेंगे। और बाकी वीडियोस भी आप इसी प्लेलिस्ट में 292 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से या उसके प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे। इसी प्ले लिस्ट में आप वन बाय वन वीडियो देखते जाएं तो आई श्योर यू आपकी इंग्लिश बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएंगे। और इसमें हर एक पॉइंट को मैंने टच किया है, और आई हैव टेकन ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज। ठीक है, जॉन एस्फोर्ड के बुक से लिए है, रेन एंड मार्टिन से लिए है, और इसी तरह टू द पॉइंट ग्रामर से लिए है, माइकल सवान की बुक से लिए है। सो डिफरेंट सोर्सेस, ऑथेंटिक सोर्सेस से मैंने ये सारे रूल्स कलेक्ट किए हैं, और इनको कंपाइल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज के लिए मैंने एफपीएससी वेबसाइट से जो पास पेपर है वहां से मैंने एमसीक्यूज निकाले हैं। और हर टॉपिक से रिलेवेंट आपको पास पेपर की एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह मैंने सीएसएस पास पेपर को भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो आपको हर रूल से रिलेटेड, अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है पिछले 20 इयर्स में, वो भी आप लोग के रेफरेंस में मिल जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो ये मेरी बुक है, आई हैव कंपाइल्ड दिस वन, जिसमें ऑलमोस्ट 300 वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो यू कैन परचेज दिस वन, कम्पिटिटिव ग्रामर द की टू सक्सेस। इसमें तमाम तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 292 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, और रेफरेंस ऑफ पास पेपर्स भी है। सो यू कैन परचेज। चलो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल इसमें याद रख लीजिए बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए भी है, और उनके लिए भी है जो ऑप्शन एक एडवांस लेवल की इंग्लिश भी सीखना चाहता है। तो जीरो से हीरो की तरफ इंशाल्लाह आपको रवाना करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता दूंगी सेंटेंस क्या है। बेसिक आइडिया क्या है सिंपल सेंटेंस का। इसकी बेसिक आइडिया की बात करें तो सिंपल सी बात है। बेसिक आइडिया की बात करें तो इसमें यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक लिसनर को कंप्लीट मीनिंग दे। एक लिसनर भी हो सकते हैं, एक रीडर भी हो सकते हैं, अगर वो कन्वे करे कंप्लीट मीनिंग, उससे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के कोर कंपोनेंट्स क्या है, फिर कोर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक तो आपके सब्जेक्ट होंगे, दूसरा आपके प्रेडिकेट होंगे। ठीक है, अब प्रेडिकेट है क्या। प्रेडिकेट में देख लीजिए दो चीजें होंगे। प्रेडिकेट में यानी सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट को उर्दू में खबर कहते हैं, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सिंपल सी बात है। यानी जो वर्ब के बाद जितने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यानी ये इसमें सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल आई रीच होम यस्टरडे। अब देख लीजिए रीच होम यस्टरडे, ये सारे क्या है, प्रेडिकेट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में क्या दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। ओके, अब फाउंडेशन सेंटेंसेस की फाउंडेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या है।
इसको हम देखते हैं फाउंडेशन ऑफ सेंटेंसेस की। अब टाइप है इसकी बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लास हो गए और डिपेंडेंट क्लास। अब पहले देखते हैं कि हम इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसे क्लास है जो अकेला जी सकता है और कंप्लीट मीनिंग देंगे, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लास क्या है, जो अकेले जी नहीं सकते, जिसकी कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस की दूसरे क्लास की हमें जरूरत पड़ेंगे, इसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब क्लास ही क्या है, क्लास ही क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, क्लास वो है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन से क्लास बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, ही ईट्स। ओके, अब देख लीजिए, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, वर्ब है। इसको क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। क्लास के बेसिकली बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेनली हम यूज करते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास। ये क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देख लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगे, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होंगे। ग्रामर के सारे पर्सपेक्टिव हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो कीप पेशेंट। अच्छा, अब बात करेंगे हम फाउंडेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात की। एक बात याद रख लीजिए, नॉट नोट एवरी सेंटेंस इज अ क्लास, बट एवरी क्लास इज नॉट सेंटेंस। ठीक है, यानी सारे सेंटेंस क्लास हो सकते हैं, लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं हो। फिर सेंटेंस क्या होंगे, जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा वो उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास कभी भी सेंटेंस नहीं हो। ठीक है, सॉरी, डिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं रहेगी। अच्छा, अब बात करेंगे सेंटेंस और क्लास में क्या डिफरेंस है। सेंटेंस और क्लास के डिफरेंसेस क्या है, देख लीजिए। सेंटेंस क्या है, कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट है, एक कंप्लीट सेंस देगा। क्लास क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। आप देख लीजिए, सेंटेंस में क्या है, मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन क्लास की बात करें तो या तो इंडिपेंडेंट होगा या तो डिपेंडेंट होंगे। यहाँ तक बहुत सिंपल तरीके से हम बुनियादी चीजें समझ रहे हैं। ओके, आगे चल के हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब क्लासेस की बात करें तो इसको हम स्ट्रक्चर बेस पे सेंटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं किसमें। एक तो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर बेस हमने डिवीजन बनाते हैं। अब फंक्शन के हिसाब से क्या है, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है। ठीक है, ये टाइप ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस है। अगर बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और बेस ऑन फंक्शन की बात करें तो डिक्लेरेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा और इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होंगे। अब इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं कि भाई सेंटेंस है क्या। टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो अब देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर बेस पे है। सबसे पहला है टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सिंपल। सिंपल सेंटेंस है क्या, ये एग्जामिनर फेवरेट है, जो एफपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, क्या है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यानी अगर इसकी फीचर की बात करें कि भाई इसकी की फीचर क्या है, तो इसकी की फीचर क्या है, इसमें क्या होगा, वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। यानी इसमें क्या होगा, वन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, नो कंजंक्शन। ठीक है, और इसमें कोई कंजंक्शन नहीं हो। ठीक है, नो कंजंक्शन ज्वाइनिंग क्लास। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल, आई लव यू, आई लाइक। देख देखिए, इनमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और इनमें कोई दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है। जस्ट सिंपल सेंटेंस है और दिस वन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अगर बात करें टाइप की, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस को हम और से देखते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस की बात करें कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस विद टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास। यानी ऐसा सेंटेंस है जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा
इंडिपेंडेंट, याद रख लीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस की फीचर की बात करें तो क्लासेस ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लासेस आपस में जुड़े हुए, ठीक है। दो क्लास होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लास हो गए या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होगा, लेकिन जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है, फेन वॉइस, फेन वॉइस, यानी एफ फॉर फार, ए, नॉर, बट, और यट, सो। इसे सिंपली ट्रिक में हम याद रखते हैं फेन वॉइस, ठीक है। तो इनकी मदद से जब दो क्लासेस, दो इंडिपेंडेंट क्लास जुड़ते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब एग्जांपल देख लीजिए, शी स्माइल्ड एंड ही वेयर बैग। देख लीजिए, शी स्माइल क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एंड ही वेयर बैग ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। दो इंडिपेंडेंट क्लास के बीच में क्या है, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह आई वांटेड टू लिव, ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बट आई स्टेड, ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और विथ वन इंडिपेंडेंट क्लास, और एक एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास हो, उसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस की फीचर क्या है, इसमें हम दो क्लासेस को जोड़ने के लिए, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे हैं, उनमें से क्या है, बिकॉज हम यूज कर सकते हैं, सिंस हम यूज कर सकते हैं, आल्सो यूज कर सकते हैं, इस तरह इफ भी आ सकते हैं, व्हेन भी आ सकते हैं। अब पहले यहाँ पे छोटी सी मैं आज बात करूँ, डिपेंडेंट क्लास क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहे when he comes, जब वो आएगा या जब वो आता है, देख लीजिए when he comes, he क्या है, सब्जेक्ट है, comes क्या है, वर्ब है। when लगा लिए, ये क्या बन गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है जब वो आएगा या जब वो आता है। इसी तरह मैं कहूँ इफ आई प्ले, अगर मैं खेलूं, अब देख लीजिए कंप्लीट मीनिंग दे रहे, नहीं दे रहे। जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा वो डिपेंडेंट क्लास बनेगा, और डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, उसकी कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये जुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट, अगरचे बारिश हो रही थी, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, वी वेंट आउट। अब देख लीजिए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, वी वेंट आउट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह आई स्टेड बिकॉज आई केयर, अब बिकॉज आई केयर क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है, आई स्टेड क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल वर्ड में याद रख लीजिए, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस। और कम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। गॉट दिस वर्ड। अब बात करेंगे हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसको लेट मी, अच्छा, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में अब इसके बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, टू, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास हो, यानी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होना चाहिए, ठीक है। एक हुआ तो क्या है, हम उसको कम्प्लेक्स कहते हैं। और जब भी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी की फीचर क्या होगा, मिक्स ऑफ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कंजंक्शन हम सबऑर्डिनेटिंग भी यूज कर सकते हैं और क्या यूज कर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आएगा, दोनों आ सकते हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट भी यूज कर रहे हैं और डिपेंडेंट भी, ठीक है। तो दोनों कंजंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग भी यूज हो सकते हैं और कोऑर्डिनेटिंग भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल ये क्या है, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड शी स्टेड होम, ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है।
अब देख लीजिए बिकॉज शी वाज सिक, अब बिकॉज शी वाज सिक क्या है, डिपेंडेंट क्लास है, तो ये क्या बन गए, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये बन गए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे हम इसके कुछ की फीचर्स। ठीक है, तो कुछ की फीचर्स की अगर मैं बात करूं इसके क्या क्या है, तो यानी एक ओवरऑल आपको एक समरी दे दूंगा इसके टिप्स एंड ट्रिक्स। एक सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, एक क्लास होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, हम ज्वाइन करने के लिए कंपाउंड सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, यानी पेयर वॉइस का। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास होना चाहिए, तब क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब भी मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा वो क्या होगा, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस होंगे। और वन इंडिपेंडेंट वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास होगा तो क्या होगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये थे इसके एक छोटा सा समरी। ये हमने डिस्कस कर लिया सेंटेंसेस को। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे हम एपोस्ट्रोफी के, एपोस्ट्रोफी से हम यहाँ से हम अपना रूल स्टार्ट कर लेंगे, एपोस्ट्रोफी है क्या और इसके क्या क्या रूल्स हैं। देख लीजिए, अपोस्ट्रोफी की बेसिकली दो पर्पज से, एक तो मिल्कियत शो करने के लिए यूज करते हैं, यानी ये मेरे फैमिली है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरी बुक है, ये मेरी किताब है। ठीक है, मिल्कियत शो करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी अल्फाज को मुख्तसर करने के लिए। बेसिक इसके पर्पज यही है अपोस्ट्रोफी का, या तो मिल्कियत शो करने के लिए या तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अब बात करेंगे रूल, अपोस्ट्रोफी पोजीशन के लिए हम कैसे यूज करेंगे, इसके कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। और ये रूल सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आपने नोट से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अपोस्ट्रोफी फॉर पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन है और उनके एंडिंग में एस नहीं आ रहे तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपोस्ट्रोफी एस का ऐड करते हैं टू शो पोजीशन, मिल्कियत बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, अहमद कार वाज डैमेज इन द एक्सीडेंट, अहमद की गाड़ी, ठीक है, द सिटीज में है। इसी तरह पाकिस्तान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, देख लीजिए इन सब में हमने क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस का ही ऐड कर लिया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे सिंगुलर नोन है और इनके एंड में क्या नहीं आ रहे, एस नहीं आ रहे। जैसे कि अहमद के आखिर में क्या है, डी है, सिटी के आखिर में क्या है, वाई है, पाकिस्तान के आखिर में क्या है, एन है। तो यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी एस ऐड किया, सिर्फ अपोस्ट्रोफी नहीं, अपोस्ट्रोफी ऐड किया। इसके रीजनिंग है, पहला रूल हमने कहा कि एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे अगर कोई भी सिंगुलर नॉन है और इनके आखिर में एस नहीं आ रहे। अब रूल टू हम डिस्कस करेंगे। रूल टू की बात करें तो रूल टू में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रोनाउन, फुलर नॉन, ठीक है, फुलर नॉन जिनके आखिर में एस आ रहे हैं। ऐसे नॉन है जो कि फुलर है लेकिन उनके आखिर में क्या आ रहे हैं, एस आ रहे हैं। तब याद रखिए, वी एट ओनली एन अपोस्ट्रोफी, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे इनके बाद, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ओनली अपोस्ट्रोफी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डेस्क, देख लीजिए स्टूडेंट्स के आखिर में क्या है, एस है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा लिया, अपोस्ट्रोफी एस नहीं। इसी तरह द रोड कंडीशन, अब रोड के आखिर में क्या है, एस है, तो यहाँ पे दोबारा से हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा, वी एट ओनली अपोस्ट्रोफी। इसी तरह शर्ट्स कलर, देख लीजिए ये सब के आखिर में ये सारे फुलर नॉन है जिनके आखिर में एस आ रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया, हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड किया, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। तो रूल टू में आपने हमने देखा कि कहाँ पे हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड करने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट रूल थ्री। रूल थ्री में हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर प्लूरल नॉन। ठीक है, इरेगुलर प्लूरल नॉन से मुराद ये है कि देख लीजिए रेगुलर प्लूरल नॉन वो है जिनके आखिर में हम एस या एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। इरेगुलर से मुराद ये है कि उनके प्लूरल बनाने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन है, तो ये क्या है, इरेगुलर प्लूरल नॉन है। देख लीजिए द चिल्ड्रंस टॉयज, अब देख लीजिए अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे क्योंकि इनके आखिर में एस नहीं है। इसी तरह वुमेन्स यूनिफॉर्म, पीपल्स विद, ठीक है,
या वो पुलर नोन है और उनके आखिर में एस नहीं आ रहा है, नॉट एंडिंग इन एस, ठीक है, तो हम अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। रूल 3 में हमने ये कहा, अगर वो पुलर नोन भी है और उनके आखिर में एस नहीं आ रहा है, तो हम क्या ऐड करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का ऐड करेंगे। अब यहाँ से रूल हम डिस्कस करेंगे। रूल 4, रूल 4 की बात करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन, यानी अल्फाज को मुख्तसर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, रिमूव ए लेटर एंड रिप्लेसिंग विद एन अपोस्ट्रोफी, उसमें हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। जैसे कि देख लीजिए, इट इज को हम क्या लिखते हैं, इट्स, दे आर को दे आर, आई हैव को आई हैव। देख लीजिए इन सब में आप देख लीजिए अपोस्ट्रोफी ऐड करके हमने उसको क्या कर दिया, मुख्तसर कर दिया, शॉर्टन कर दिया या इख्तिसार कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस को देख लीजिए, लेट्स न्यू लिखा है। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी की एक यूजेज ये भी। अच्छा, अब बात करेंगे हम रूल 5 की। रूल 5 की बात करें तो याद रख लीजिए, रूल 5 में अपोस्ट्रोफी इन राइटिंग डिकेट्स, अपोस्ट्रोफी का हम यूज करते हैं जब भी हम डिकेट्स की बात करेंगे, डिकेट्स को लिखने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल ईयर्स, ठीक है, यूज एन अपोस्ट्रोफी बिफोर द मिसिंग नंबर। जैसे कि 1980s को आप यूं लिख सकते हैं, जस्ट 80s। 1990s को आप क्या लिख सकते हैं, 90s। तो अपोस्ट्रोफी की यूजेज ये भी है, डिकेट्स को लिखने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब रूल 6 की बात करते हैं। रूल 6 में क्या है, रूल 6 में सिंपल सी बात है, इसमें अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं फुल लेटर्स, नंबर और सिंबल के, सिंबल या नंबर्स हो, लेटर हो, कि जमा बनाना है, फुलर बनाना है, तब हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज एन अपोस्ट्रोफी, apostrophe s plus apostrophe s when making letter digit symbols plural. For example, देख लीजिए, there are two threes, देख लीजिए, and one eight। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है तो एट लिखा है, लेकिन थ्री दो दफा यहाँ पे है, इसमें है, तो हमने क्या लिखा है, थ्री। इस थ्री का पुलर बनाने के, यानी नंबर का पुलर बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं। इसी तरह द वर्ड मिसिसिपी हैज 4 आईज, देख लीजिए आईज, आई 4 दफा रिपीट हुए तो आईज, ठीक है, आई का पुलर बना लिया। और इसी तरह 4 एस, देख लीजिए एस, अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर लिया। क्यों, यहाँ पे क्या है, हमने इसके सॉरी लेटर के या अल्फाबेट के हमने पुलर बनाना है, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर। और दिस वन, अब बात करेंगे हम अपोस्ट्रोफी विद एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। अब देख लीजिए, अपोस्ट्रोफी विद पॉजिटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्या, पहले यार इसको समझते हैं। जैसे कि ये सारे है तो बेसिकली प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है, लेकिन इसमें हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये मिल्कियत को शो करते हैं और इनके फंक्शन एज एन एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि माय फैमिली, ठीक है, योर ब्रदर, हिज टीचर, हर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये मिल्कियत शो करने के लिए यूज करता है। तो ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव है, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, हियर, ठीक है, ये सारे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो रूल यहाँ पे ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम कोई भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, यानी अपोस्ट्रोफी कभी भी डू नॉट टेक अपोस्ट्रोफी, ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी इनके साथ नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल्कियत शो कर रहे हैं, तो हमें दोबारा से इनके साथ अपोस्ट्रोफी लिखने की जरूरत नहीं है। तो रूल, इसी रूल का हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो रूल 7 की बात करेंगे, तो सबसे पहले कॉमन पॉजेसिव की बात करेंगे, कॉमन पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करो करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अब इसमें कॉमन पॉजेसिव एडजेक्टिव विदाउट अपोस्ट्रोफी, जैसे कि माई, योर, हिज, ये सारे देख लीजिए, करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए। दिस इज माई बुक, करेक्ट सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, देख लीजिए अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। इज दिस यूर का, यूअर्स का गलत है। दिस इज हिज बैग, हिज बैग देख लीजिए अपोस्ट्रोफी के साथ गलत है। आई लाइक हर ड्रेस, हर ड्रेस, ठीक है। दिस इज दियर प्रॉब्लम, सही है। दिस इज दियर्स प्रॉब्लम, यानी अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। ये सारे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर इनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ओके,
तो ये सारी चीजें आपने याद रखना है। अब रूल 8 को हम डिस्कस करते हैं। रूल 8 में ये एग्जामिनर फेवरेट है। रूल 8 याद रख लीजिए। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो इट इज और इट्स, इनमें क्या डिफरेंट है देख लीजिए। द केट लेक्ड इट्स पाव। अब यहाँ पे इट्स और इट्स में डिफरेंट है। इट्स, ये वाला इट्स जो अपॉस्ट्रोफी के साथ है, इसका मतलब है इट इज। ये इट्स क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। रॉन्ग बिकॉज इट्स मीन इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये रॉन्ग है। अब द केट लेक इट्स पाव, ठीक है। इट्स पाव क्यों आ गया यहाँ पे? ये करेक्ट है क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये इट्स। तो इनमें डिफरेंट है। इट्स, ये इट इज का मतलब देता है, और ये इट्स क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये मिलके शो करने के लिए हम यूज करते हैं। इट्स पाव के साथ क्या आएगा? डेफिनेटली इट्स आएगा, ठीक है। इट इज क्या है? इट इज का कंस्ट्रक्शन है, और इट्स क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। और ये एग्जामिनर फेवरेट है। अक्सर आपसे इसी तरह के, बिल्कुल इसी तरह की सेंटेंस आपको देंगे। द कैन लिक इट्स पाव लगा के आपको देंगे। और एक दफा आया है पीएससी के किस पेपर में, इट्स और इट्स इन दोनों का कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन आया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है अपोस्ट्रोफी विद कंपाउंड। अपोस्ट्रोफी कंपाउंड नाउन के साथ हम कैसे यूज करते हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, रूल ये है कि जब भी अपोस्ट्रोफी हम कंपाउंड नाउन के साथ यूज करेंगे। अब कंपाउंड नाउन क्या है आपको आगे समझ आएगा। तो उनके आखिर में हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी सबसे आखिर वाले नाउन के साथ हम लिखेंगे। रूल यही है। अब रूल 9 की बात करते हैं। रूल 9 में अगर हम देखें, कुछ आपको देख, सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स की बात करें तो देख लीजिए अपोस्ट्रोफी आएगा, उसके बाद अपोस्ट्रोफी, ठीक है, एडेड टू द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड कंपाउंड नाउन। अब देख लीजिए माय मदर्स इन लॉस, देख लीजिए अपोस्ट्रोफी मदर के साथ नहीं है, बल्कि इन लॉस लास्ट वर्ड के साथ आएगा। इसी तरह द एडिटर चीफ्स, देख लीजिए लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी है। माय द ब्रदर्स लॉस, देख लीजिए कंपाउंड नाउन के आखिर में आएगा, हम अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। तो ये कंसेप्ट याद है। अच्छा, अब रूल 10 की बात करते हैं। रूल 10, रूल 10 की बात करते हैं। इफ द कंपाउंड नॉन इज पुलर, अगर कंपाउंड नॉन पुलर है तो हम वहां पे क्या करेंगे? और उनके आखिर में एस आ रहा है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी ले जाएंगे, आखिर में एस नहीं है तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इन सब के साथ भी वही आखिर में हम यूज करेंगे। कंपाउंड नॉन है, द पुलर फॉर्म ऑफ नॉन इज क्रिएटेड फर्स्ट देन द, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है? जब भी आप कंपाउंड नॉन के पुलर बनाएंगे तो याद रखिए जो मेन वर्ड है उसका पुलर बनाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझो। कंपाउंड नाउन का पुलर बनाने के लिए हम लास्ट वर्ड के साथ हम उसके साथ एस नहीं लगाते, बल्कि जो मेन वर्ड है उनको उनके साथ एस या एस लगाते हैं, उसको पुलर बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मदर्स इन लॉ हो, मदर इन लॉस नहीं, मदर्स को हम पुलर बना लेंगे अगर उसके पुलर बनाना है। इसी तरह ब्रदर्स, अटॉर्नीज, ठीक है, तो इनके पुलर ऐसे बनेंगे। ओके, ठीक है। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? रूल 11 की बात करते हैं। रूल 11 को हम डिस्कस करते हैं। रूल 11 की बात करें तो जॉइंट पोजीशन इन ए कंपाउंड। अच्छा, देख लीजिए अगर दो या दो से ज्यादा लोग और वो एक ही चीज को शेयर करें, अपोस्ट्रोफी एडेड टू द लास्ट वर्ड, ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग हैं, लेकिन जो शेयरिंग वाली चीज है वो एक ही है, ठीक है। तो उसमें उस टाइम भी हम क्या करेंगे? जो अपोस्ट्रोफी है वो लास्ट वन के साथ हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जेक एंड जिल्स बेकरी इज फेमस। अब देख लीजिए जेक एंड जिल्स क्या है? दो डिफरेंट बंदे हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी हम फर्स्ट वन के साथ यूज नहीं करेंगे, हम जो लास्ट वन है उनके साथ यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि उन दोनों की क्या है? बेकरी उन दोनों में उन दोनों की है। इसी तरह
लाइस एंड बॉब्स का देख लीजिए, तो अपोस्ट्रोफी लास्ट वन के साथ हम एड करेंगे। याद रख लीजिए, अगर दो या दो से ज्यादा लोग एक ही चीज के ऑन करते हैं, मिल्कियत रखते हैं, तो अपोस्ट्रोफी हम एट एन अपोस्ट्रोफी टू एज नॉन सेपरेट। ठीक है, अगर डिफरेंट नहीं होगा तो हर एक के साथ डिफरेंट आएगा। लेकिन एक ही चीज है, लेकिन इसके दो ही मालिक है या दो से ज्यादा मालिक है, तो लास्ट वन के साथ आएगा। लेकिन डिफरेंट चीज है, डिफरेंट लोग मिल्कियत रखते हैं, तो फिर हर एक के साथ आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक फर्क आप याद रखें। अब यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल है, देख लीजिए। इसको देख लो। जेक्स एंड जिल्स हाउस आर ऑन द सेम स्ट्रीट। देख लीजिए, जेक्स का भी घर और जिल का भी घर, तो क्या है, दे आर ऑन सेपरेट होम, हर एक का अपना अपना घर है, तो इसी वजह से क्या है, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी आया है। एलाइस एंड बॉब्स रिपोर्ट, ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट है दोनों के, एलाइस के अलग है और बॉब्स के अलग। ठीक हो गया। अब कॉमन मिस्टेक क्या है, माई सिस्टर इन लॉज ड्रेस आर ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में मसला क्या है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इस सेंटेंस में मसला क्या है। तो क्या है, माई सिस्टर्स इन लॉज ड्रेस आर ब्यूटीफुल। सिंस सिस्टर इन लॉ इज ऑलरेडी प्लूरल, द apostrophe come after law। देखिए, अब यहाँ पे माई सिस्टर्स इन लॉ, अब लास्ट ड्रेस आर ब्यूटीफुल, माई सिस्टर इन लॉ। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या है, दोनों साल मिलती जुलती सेंटेंस है। यहाँ पे देख लीजिए, माई सिस्टर इन लॉस है, दूसरा माई सिस्टर्स इन लॉस है। अब इसमें देख लीजिए, बोला तो ये क्या है, इसमें ये दोनों करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उन्होंने अपॉस्ट्रोफी लगाता तो ये गलत हो जाना था। तो ये क्या है, ये यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, बोथ आर करेक्ट। ये मिस्टेक है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक।